वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के 2026 में पूछे गए ग्रुप डी में सारे प्रश्न को देखने जा रहे हैं और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कक्ष तापमान पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता होती है। प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी। अगर हम प्रतिरोधकता का डिफिनेशन बोले तो जितने भी हम लोग चालक को जानते हैं, चाहे वो धातु में कोई भी चालक हो, चाहे वो एल्युमिनियम हो, तांबा हो, लोहा हो, हर हर कोई चालक अपने आप में कुछ ना कुछ रुकावट डालता है करंट को पार होने में, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। हर किसी का अपना अपना अलग अलग रुकावट डालने की क्षमता है, उसी को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। जैसे इसको जवाब देने से पहले हमको एक चार्ट इसको याद करना पड़ेगा। जैसे हम लोग जानते भी हैं कि जब सबसे अच्छा जो चालक है वो है चांदी है। क्यों? क्योंकि चांदी का जो प्रतिरोधकता वो सबसे कम है, 1.6 इंटू 10⁻⁸। उसके बाद अगर हम बोले तो उसके बाद ज्यादा रुकावट देगा तांबा, उससे ज्यादा एल्युमिनियम। ये तीन एक सीक्वेंस याद हो गया, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। अगला है टंगस्टन, निकेल और लोहा। यानी टंगस्टन, निकेल और लोहा, ये तीन इसके बाद याद कर लेंगे। उसके बाद क्रोमियम, पारा, मैग्नीज। कम से कम लोग इतना याद कर लेना और लास्ट में याद रखना है निक्रोम का। अगर हम इतना चार्ट में याद कर लेते हैं जिससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम जवाब दे पाएंगे। तो अगर हमको याद हो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर कौन प्रतिरोध दे रहा है तो ऑप्शन के अनुसार जो सबसे ज्यादा होगा वो हो जाएगा मैग्नीज, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये चार्ट अगर हमको याद है तो हम आराम से इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे, और अगर चार्ट याद नहीं है तो मुश्किल हो सकती है। इसलिए इसको कैसे भी करके पहले चार्ट को याद कर लेना है। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकेल, लोहा, क्रोमियम, पारा, मैग्नीज, और उसके बाद अगर हम बात करें तो निक्रोम। कम से कम इतना याद रखना ही रखना है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 मीटर लंबाई के एक धातु के तार का प्रतिरोध 25 डिग्री सेल्सियस पर यानी रूम टेम्परेचर पर 10 ओम है। यदि तार का व्यास 0.4 mm है तो उस तापमान पर धातु की प्रतिरोधकता कितनी होगी। अब यहाँ पर प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी पूछा जा रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टिविटी निकालते कैसे हैं। तो दो फॉर्मूला अच्छे से हम लोग याद कर लेना। पहला फॉर्मूला से ही दूसरा को कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि हम बात करें प्रतिरोधकता का नहीं, प्रतिरोध का यानी रेजिस्टेंस का, तो ये होता है प्रतिरोधकता यानी रो। प्रतिरोधकता को कैसे दिखाते हैं? रो से। और L/A, ये फॉर्मूला हो गया प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का। लेकिन अगर रेजिस्टिविटी का बात करें रो बराबर, तो ये ए इधर आएगा तो ये हो जाएगा RA/L। यानी यही दो फॉर्मूला है जो एक ही फॉर्मूला को हम डबल बना रहे हैं। तो अगर हम बात करें प्रतिरोध का तो प्रतिरोध हो जाएगा रो L/A। L का मतलब लेंथ, A फॉर एरिया। जैसे एक वायर है तो इस वायर का लेंथ जो उसको L बोलेंगे, और ये जो एरिया है इसको बोलेंगे A, इसका एरिया। और रो क्या है? तो ये कौन सा मेटल है? ये क्या है? सोना, मैंने कि क्या है? चांदी है, तांबा है, उसको रो बोलते हैं। तो यहाँ पर वही रो निकालने का बात है। तो अगर रो निकालना है तो हम देख सकते हैं फॉर्मूला में हमसे क्या क्या चाहिए। तो हमको चाहिए रो बराबर आर। आर क्या हो जाएगा मेरा? तो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना? तो 10। अगला एरिया। तो एरिया क्या लेंगे? तो अगर धातु की लंबाई दी गई यानी कि उसका जो एरिया होने वाला है वो वृत्त होगा, यानी πr²। πr²। अब बटा में L हो गया लेंथ जो कि 2 मीटर दिया हुआ है। तो अगर हम इसको रखते हैं 2 इंटू पाई का मान 3.14 लेने बोला है। और अगर हम रेडियस का बात करें तो हमको व्यास दिया हुआ था, यानी D दिया हुआ है 0.4 mm, लेंथ मीटर में, ये भी ध्यान रखना है। तो ये 0.2 mm हो जाएगा। और mm को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो देखो mm यानी मिलीमीटर से सेंटी, डेसी, मीटर, यानी 3 शून्य से भाग देना होगा। तो ये रेडियस अगर हम रखेंगे तो 0.2। अब बट्टा में हम लिख देंगे, एक बार और लिखना होगा 0.2, और 1000 को 2 बार लिखना है तो कहने का हम लिख सकते हैं 10⁻6 इंटू हो जाएगा 2। अब जो गौर करना है कि सारे ऑप्शन का सिर्फ आगे का डिजिट अलग अलग है, तो हमको ये पीछे से कोई मतलब ऐसे है भी नहीं। इतना लंबा कैलकुलेशन ना जानते हुए केवल हम लोग क्या करेंगे, ये इससे कट जाएगा 1 बार में, और कुछ कटने वाला है नहीं। अब केवल 3.14 को मतलब मान लेते हैं 314, और ये मान लेते हैं 2, अगर हम गुना करेंगे तो 628 आएगा।
अब हम पॉइंट या गुना भाग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल गुना करने पे बच क्या रहा है 628 और मात्र वो एक ही ऑप्शन में, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे अगर बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे शून्य आ जाएगा, ई पॉइंट हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो और 2 शून्य आ जाएगा। इस प्रकार अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरा प्रॉपर आंसर आ जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। अब ओम मीटर क्या है, इसका ऐसा यूनिट है, यानी प्रतिरोधकता का जो यूनिट होगा वो हो जाएगा ओम मीटर। इस प्रकार इस प्रश्न का हम जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रतिरोध R वाले एक तार को 7 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि इस नए संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R और R डैश का मान क्या होगा। अगर हम शॉर्टकट का बात करें तो एक लाइन में इसका आंसर है, करना क्या है कि जितना भाग में वो काट रहा है उसका स्क्वायर कर दो, यानी 7/49 ये इसका आंसर होगा। बट इसको हम लोग बनाते कैसे वो भी सीख लेते हैं। अगर हम बात करें, एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध को हम लोग कुछ ऐसे दिखाते हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखा से। एक प्रतिरोध है मेरे पास इतना बड़ा, जो उसका रेजिस्टेंस है R। अब इसको बोला जा रहा है कि इसको 7 टुकड़ा में बांट के पैरेलल जोड़ो, तो इसको हम 7 को टुकड़ा कर दे ऐसे, तो हम देखेंगे कि ये सब टुकड़ा ऐसा हो जाएगा, और ये सातों टुकड़ा को हमको बोला जा रहा है कैसे जोड़ने, पैरेलल, समांतर क्रम में। तो अगर हम सबको ऐसे जोड़ दें तो हम देख सकते हैं कि R जो पूरा था, अब वो 7 टुकड़ा होने पर R/7 हो गया, R/7 हो गया, सब ऐसे हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमको टोटल रेजिस्टेंस जानना है तो हम लोग पैरेलल का फॉर्मूला जानते हैं, RP यानी रेजिस्टेंस पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 और ऐसे 7 तक लिखना है। तो हम लिखेंगे 1/R का मान कितना, R/7, फिर 1/R/7, तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 7/R, और कितना बार लिखाएगा, 7 बार, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे 1/RP जो मेरा निकलेगा वो निकलेगा मेरा 49/R। और जस्ट इसको उल्टा कर दें तो मेरा RP यानी जिसको R डैश से दिखाया जा रहा है वो हो जाएगा 49/R। तो बोला गया था कि बताओ R और R डैश का अनुपात कितना होगा, तो R तो मेरा R ही था और R डैश में निकला 49, और ये आ जाएगा मेरा कितना, तो ये आ जाएगा मेरा R। सॉरी यहाँ गलती कर रहे हैं कुछ, अच्छा इसको चेंज करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा ना, R/49 आ जाएगा। तो नीचे लिखा जाएगा R और ऊपर हो जाएगा 49, R और R कट गया तो मेरा आंसर हो जाएगा 49/1, ये इसका आंसर होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे प्रश्नों को आराम से इस प्रकार जवाब दे सकते हैं, वरना शॉर्टकट तो सबसे अच्छा है, जितना भाग का टुकड़ा होगा उसका स्क्वायर कर दो, उतना बटा 1 अनुपात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भुजा ए वाले एक घन प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी जिसको रो से दिखाते हैं, वाले पदार्थ से बना है। घन के दो विपरीत फलकों के बीच प्रतिरोध कितना होगा। अभी जो हम लोग वायर देख रहे थे वो एक बेलनाकार शेप में देख रहे थे, जिसमें हम लोग देख पा रहे थे कि अगर हम बात करते थे R का तो वो करते थे रो L/A। रो का मतलब रेजिस्टिविटी, L का मतलब इसका लेंथ और A का मतलब इसका एरिया, जो कि उसके क्रॉस सेक्शन जो होगा उसका एरिया पूछा जा रहा है। अब अगर इसमें बात करें एरिया का तो एरिया हो जाता था πr², क्योंकि ये सर्किल था। लेकिन अब जो वायर का यूज करने वो बोल रहा है वो किस प्रकार का वायर होगा, तो वो देख सकते हैं वो बोल रहा है कि एक घन प्रतिरोधकता, यानी घन मतलब इस प्रकार का शेप दिया हुआ है, ऐसा है वायर। अब ये घन बोला है बट हम इसको घनाभ के रूप में समझाने के लिए बनाया है, क्योंकि ये घन बनाएंगे तो थोड़ा समझाने में, थोड़ा लेंथ समझाने में दिक्कत होगा, बट हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, चलो ऐसे ही समझा देते हैं। अगर हम बात करें इसकी भुजा, तो इसकी भुजा दी हुई A, तो कह रहा है कि एक साइड से दूसरे साइड में इसकी प्रतिरोध कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं प्रतिरोध बराबर होता है R रो L/A, तो रो को रो रहने देते हैं। लंबाई, अब ये इसकी लंबाई बन जाएगी, तो लंबाई तो इसकी भुजा ही होगी यानी A। और अगर हम एरिया का बात करें तो ये एरिया कैसा देखने मिलेगा, तो हम लोग जानते हैं घन का जो एक फेस होता है चेहरा,
वो एक वर्ग के जैसा होता है, यानी एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ये और ये कट गया तो बचा क्या, रो बटा में ए। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा रो बाई ए, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस संयोजन को समान वोल्टेज स्रोत से जोड़ने पर वह अधिक विद्युत शक्ति की खपत करेगा। यानी कि पूछा जा रहा है कि किस संयोजन को समान वोल्टेज, यानी वोल्टेज को समान रखना है, से जोड़ने पर जो बोला जा रहा है वहां पर अधिक विद्युत शक्ति खपत करेगा। सबसे पहले हम नोटिस करेंगे इसमें क्या क्या चीज का बात उठा है। समान वोल्टेज मतलब भी का बात उठा है, पावर शक्ति का मतलब पी का बात उठा है, और ऑप्शन में प्रतिरोध है यानी आर का बात उठा है। तो हम लोग पहले इन तीनों से एक फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है वी आई, बट हमको I नहीं चाहिए, तो ओम का नियम से हम लोग जानते हैं I बराबर V बटा आर होता है। तो अगर हम I को हटा दें तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बटा आर। अब उसमें भी हम लोग जानते हैं कि V जो है मेरा वो कांस्टेंट है, समान वोल्टेज है। तो अगर V कांस्टेंट है तो यानी P इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, यानी P जो है वो उल्टा काम करेगा R का, यानी P बढ़ेगा तो R घटेगा। तो हम देख सकते हैं कि अधिक शक्ति चाहिए, तो अगर शक्ति अधिक चाहिए तो प्रतिरोध कैसे लेंगे, निम्न लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L तथा अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल A है, प्रतिरोध R है। यदि तार का आयतन स्थिर रखते हुए ऐसे खींचकर लंबाई में दुगना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा। इसको भी अगर चाहें तो एक बार में याद रख सकते हैं कि जब भी खींच कर बोला जाए तो दुगना बोला है तो दुगना का स्क्वायर कर दो, यानी 4 गुना हो जाएगा। 3 गुना बोलेगा तो 3 का स्क्वायर कर दो 9, 4 गुना बोलेगा तो 4 का स्क्वायर 16। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब रहा बात ये होता कैसे वो भी समझा देते हैं। अगर हम बात करें कि मेरे पास एक वायर है इस प्रकार का, अगर हम इसको खींच करके दुगना करेंगे तो जब खींचेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो एरिया है वो तो घट जाएगा, जो एरिया भी दिखाई दे रहा है वो तो घट के छोटा हो जाएगा, यानी वो ऐसा हो जाएगा और बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा ऐसा। क्योंकि खींचने से क्या होगा, जो लंबाई तो बढ़ेगा लेकिन एरिया घट जाएगा, सेम घटेगा। जितना अगर लंबाई को दुगना किए तो एरिया भी आधा हो जाएगा। तो अगर हम बात करें आर का, तो आर हम लोग जानते हैं रो, और इस केस में हम बात करेंगे लंबाई को दुगना बोला है तो 12, अगर एरिया डबल हुआ, सॉरी लंबाई डबल हुआ तो एरिया क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जिस कारण से ये बन जाएगा 2 दूनी 4, क्योंकि 2 ऊपर आ जाएगा, और ये बन जाएगा रो एल बाई ए। तो मेरा आंसर हो जाएगा 4R, यानी R जो हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा। इसलिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन में खींच कर बोले तो यही काम करेंगे, आराम से बन जाएगा। जितना गुना बोलेगा उतना ही एरिया घटेगा, बस इस बात को याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा 4R, यानी ऑप्शन नंबर डी 4R इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 15 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत स्त्री 220 वोल्ट प्रदय से जुड़ी है, 1 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न करती है। अब कोई भी वायर अगर उसमें करंट पास होता है तो वो अपने प्रतिरोध के कारण हीट उत्पन्न करता है। तो जूल का तापीय प्रभाव बताता है, ये जूल का तापीय प्रभाव के द्वारा ये हम लोग जानते हैं कि जो हीट है वो आई स्क्वायर के समानुपात होता है, यानी आई यानी विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, और हीट जो है वो रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है, और हीट जो है कितने समय तक उसमें माने कि करंट पास हो रहा है टाइम के भी समानुपाती होता है, जिसके तहत एक फॉर्मूला बन जाता है कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी। इसी को हम लोग कहते हैं जूल का तापीय प्रभाव। ये फॉर्मूला उससे कनेक्टेड हम याद कर लेना है। तो यहाँ पर बोला गया था कि प्रतिरोध दिया है, वोल्टेज दिया है, और हीट का बात है कितने समय के लिए, 1 मिनट के लिए। तो हम देख सकते हैं कि आई का जिक्र नहीं है, भी का जिक्र है। तो हम या तो हम ओम का नियम से ये दोनों को लेकर के आई निकाल लेते हैं, या तो फॉर्मूला ही चेंज कर लेते हैं। आई बराबर हम लोग जानते हैं आई बराबर होता है भी बटा आर। तो अगर आई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, और आर इंटू टी, एक आर कट जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा भी स्क्वायर, यानी 220 इंटू 220, और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, और प्रतिरोध दिया हुआ था 15। ये इसे 4 बार में कट गया। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48400 इंटू 4। इसको भी अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 4 चौक 16, 8 चौक 32, 33, 4 12, और 4 चौक 16 और 9 हो जाएगा, और ये बन गया मेरा 00।
अब इतना जूल आया, और केजी का बात करें तो हो जाएगा 193.6 किलो जूल। एक शून्य और छूट गया, तो इसी को हम चाहें, नहीं नहीं एक शून्य नहीं, इतना ही आएगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा 193.6। तो अप्रॉक्स में बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई आर टी होता है, लेकिन अगर हमको आई नहीं भी चाहिए तो चेंज कर लेंगे, अगर हमको आर नहीं चाहिए तो आर को हटा के चेंज कर लेंगे ओम का नियम से। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि 20 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत हीटर इतना वोल्ट आपूर्ति से जुड़कर 10 मिनट पर चले तो उष्मा, सेम क्वेश्चन बन जाएगा वैसे ही। H बराबर आई नहीं चाहिए, तो आई नहीं चाहिए तो हम क्या दे सकते हैं, V स्क्वायर बटा R इंटू टी, यही शॉर्ट फॉर्मूला बन जाएगा। हमको सब दिया हुआ है, ये दिया हुआ 220 इंटू 220, 10 मिनट का मतलब हो जाएगा 60 गुना 10 यानी 600, अब बटा में 20, आराम से सॉल्व कर देंगे। 9 नंबर, प्रतिरोधकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन के जो पूछा जा रहा है उसके थ्रू हम लोग दो चीज को समझते हैं। एक समझते हैं प्रतिरोध जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और एक समझते हैं प्रतिरोधकता जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अगर हम दोनों का बात करें तो प्रतिरोध बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, और प्रतिरोधकता का मतलब उस वायर का बात किया जा रहा है, एक पार्टिकुलर वायर का बात कर रहा है, यानी चालक का बात किया जा रहा है जिसके द्वारा रुकावट पैदा हो रही है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर रो L बाई ए। तो एक चीज में याद करना है कि प्रतिरोध जो होता है वो कुल 4 चीजों पे डिपेंड करता है कि किसके बढ़ने से बढ़ेगा, किसके घटने से घटेगा। एक पहला हो गया L, R जो है L के समानुपाती है, तो हम कह सकते हैं कि पहला वो डिपेंड करता है लंबाई पे, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। यानी अगर एक कोई भी वायर ले ले, एक ही प्रकार का वायर ले, एल्युमिनियम का, तांबा का, अगर वो वायर को बहुत लंबा कर देंगे, मतलब 1 मीटर का वायर लिया और एक 10 मीटर का वायर लेंगे, तो जो 1 मीटर होगा उसमें प्रतिरोध कम होगा और 10 मीटर वाले में प्रतिरोध ज्यादा, यानी करंट का रुकावट ज्यादा होगा। दूसरा हो जाएगा एरिया, दूसरा हो जाएगा उसके रॉ यानी पदार्थ की प्रकृति का, यानी वो किस प्रकार का प्रकृति है। जैसे अगर हम मान लेते हैं एक बार अगर हम लोहा का तार ले ले और एक तांबा का तार ले ले, तो तांबा का तार में प्रतिरोध कम होगा और लोहा में ज्यादा होगा। तीसरा हो जाएगा एरिया, एरिया जो है वो आर का उल्टा है। एरिया का मतलब अगर एरिया ज्यादा है तो वो आराम से विद्युत आवेश यानी कि चार्ज को ज्यादा जाने देगा, तो करंट ज्यादा पास होगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। यानी आर ए का उल्टा काम करता है, यानी आर जो है वो ए का उल्टा काम करता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं एरिया पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन एरिया बढ़ने से प्रतिरोध कम होता है। और आखिरी है तापमान, अगर वायर गर्म है तो भी प्रतिरोध ज्यादा होगा, यानी तापमान बढ़ने से भी प्रतिरोध बढ़ता है। यानी इन 4 चीजों पे डिपेंड करता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। जबकि बात करें प्रतिरोधकता, तो वो तो एक चालक है, मतलब जिसका अगर हम बात करें, तो अगर हम प्रतिरोधकता का बात करेंगे तो सेम प्रकार के वायर पे तो कुछ चेंजेस आएगा नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें प्रतिरोधकता केवल 2 चीज पे डिपेंड करता है। अब हम एक तांबा का तार लेते हैं इतना छोटा, और एक हम एक तांबा का इतना बड़ा तार ले लें, तो ये दोनों का लिए प्रतिरोधकता तो सेम ही रहने वाली है। ऐसा थोड़ी है कि प्रतिरोधकता मतलब इसका अपना क्वालिटी जिसके कारण वो रोक पा रहा है, तो दोनों के लिए सेम ही है। जो हम लोग पहला क्वेश्चन में चार्ट देखे थे, तो तांबा का वहां एक ही है, ऐसा नहीं कि तांबा का लंबाई बढ़ेगा तो उसकी प्रतिरोधकता अलग हो जाएगी। इसलिए हम लोग याद रखें कि प्रतिरोधकता ना तो लेंथ पे ना तो एरिया पे, ये दोनों पे डिपेंड नहीं करता, केवल 2 ही चीज पे डिपेंड करता है कि उसकी प्रकृति कैसी है, कि वो चांदी का है ना तुम्हारा लोहा का है, इस पे डिपेंड करता है। और दूसरा तापमान, वायर अगर गर्म है तो प्रतिरोधकता ज्यादा, इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं। तो ये 2 ही चीजों पे डिपेंड करता है। तो अगर ये समझ आए तो इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है बोला जा रहा है, यह तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तो हम लोग देखिए प्रतिरोधकता तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, यानी ये गलत और गलत ही पूछा है, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसका मात्रक ओम मीटर, अभी तो हम लोग देखे तो ओम मीटर सही है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और प्रतिरोधकता होता है ओम मीटर। यह पदार्थ का एक गुण है, यह पदार्थ का क्या एक गुण है, हाँ पदार्थ का एक गुण है, तो ये भी क्या है सही है। यह तापमान के साथ परिवर्तित होता है, एकदम सही है, तापमान से भी परिवर्तित होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम होता है। अब सबसे कम का बात है,
तापीय प्रभाव मतलब वही गर्म होने का बात किया जा रहा है। तो सेम वो जो हम लोग चार्ट देखे थे उसी के अनुसार इसका जवाब हम लोग दे सकते हैं। जो हम लोग पहला क्वेश्चन में जो चार्ट देखे थे उसमें हमसे पूछा रहा कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव निम्नलिखित में सबसे कम कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन के अनुसार यह आंसर क्या होगा, तांबा में सबसे कम होगा क्योंकि ये लोग में बहुत ज्यादा था। क्वेश्चन नंबर 11, यदि सभी तार एक ही पदार्थ से बने हो तो निम्नलिखित में से किस तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा। ये जो वर्ड कह रहा है कि सभी एक ही पदार्थ के तार से माने कि एक ही पदार्थ का तार है, यानी रो सबके लिए सेम है। तो अगर रो सबके लिए सेम है तो आर केवल, जैसे हम लोग जानते हैं कि आर का फॉर्मूला हो गया रो एल बाई ए, और अगर एक ही प्रकार का सब पदार्थ है तो रो सबके लिए सेम है, यानी आर जो होगा वो दो ही चीजों पे डिपेंड करेगा, एक लेंथ पे और आर जो है वो दूसरा डिपेंड करेगा एरिया पे। लेंथ बढ़ने से बढ़ेगा, एरिया बढ़ने से जो प्रतिरोध होगा वो घटेगा। अब यहाँ हमको सबसे कम प्रतिरोध चाहिए, तो अगर हमको कम प्रतिरोध चाहिए तो इसका मतलब लेंथ को कम लेना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ कम होगा तो प्रतिरोध कम होगा। और अगर ये कम चाहिए तो हमको एरिया ज्यादा लेना होगा, क्योंकि एरिया ज्यादा लेंगे तो प्रतिरोध कम होगा। यानी लंबाई में छोटा और मोटाई में पतला। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लंबाई में छोटा और पतला वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। लेंथ कम होगा जबकि जो वायर का जो मोटाई है वो क्या हो जाएगा, पतला होना चाहिए वो। क्वेश्चन नंबर 12, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। अभी हम लोग जस्ट देखे प्रतिरोधकता। चालक की आकृति से कोई लेना देना नहीं है। सामग्री की प्रकृति, हाँ नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का नेचर है, तांबा है, लोहा है, क्या ये डिपेंड करता है, यही आंसर होगा। लंबाई क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है, इससे गुजरने वाली धारा से भी कोई मतलब नहीं है। 13 नंबर, अब 13 नंबर तो लैंग्वेज ही अलग है, बट हम लोग बिना पढ़े भी इसका जवाब दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या दिया है वो दिख रहा है और जो पूछा उसका मात्रक दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं हमको वोल्टेज दिया हुआ 220 वोल्ट, पावर दिया हुआ 840 वाट और क्वेश्चन ओम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस पूछा है। तो अभी हम लोग जस्ट इसका एक फॉर्मूला देखे थे कि P बराबर होता है VI, और अगर हमको I नहीं चाहिए तो हम कह सकते हो जाएगा V स्क्वायर बटा R। तो मेरा आंसर होगा 220 गुना 220, R नहीं मालूम है और P दिया हुआ था 8400, 0000 कट गया। अगर इससे हम काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो अप्रॉक्स आंसर आने वाला लग रहा है R बराबर 121 बटा 21। लवा देखेंगे तो आ जाएगा, ये कहीं एक शून्य मिस कर रहे हैं। अच्छा हाँ, यहाँ एक शून्य ज्यादा काट दिए, एक शून्य यहाँ ज्यादा रहता तो इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, यानी 57.6 ओम ही आने वाला है इसका आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला से याद रखना था कि P बराबर VI होता, पावर बराबर वोल्टेज इनटू विद्युत धारा, और अगर हमको I नहीं चाहिए तो ओम का नियम जानते हैं कि I बराबर होता है V बटा R। तो यहीं पर रख दिए I को हटा के V बटा R, तो V स्क्वायर बटा R हो गया। 14 नंबर, एक विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक परिपथ में बैटरी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा डैश हो जाती है। यानी अगर हम बात करें कि कोई बैटरी से ऊर्जा कहाँ जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं पहले बैटरी में ऊर्जा बनती कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी, तो रासायनिक ऊर्जा के थ्रू, और जब वो धीरे धीरे हीट के थ्रू, यानी हम बात करें वो कैसे चल जाता है, तो वो उष्मा के रूप में पूर्णतः क्षयित हो जाती है, मतलब वो धीरे धीरे हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। प्रतिरोध से क्या होगा, हीट ही होगा, जैसे हम लोग जानते हैं H बराबर I स्क्वायर RT, जिस कारण से हम कह सकते हैं R के कारण वो हीट उष्मा के रूप में पूर्णतः क्षयित हो जाएगी। 15, ओम के नियम में कौन सा सही है, तो ओम का नियम लोग बताता है कि चालक के दो सिरों के बीच जो वोल्टेज जाता है वो विद्युत धारा के समानुपात होता है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और हम लोग इसको एक कांस्टेंट अपने मन से लेते हैं क्योंकि उसमें कुछ रुकावट डालेगा कुछ ना कुछ उस वायर का प्रतिरोध, इसलिए फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR। ये ओम का नियम है। तो यह बताता है कि वोल्टेज के साथ प्रतिरोध घटता है। तो अब एक बात देख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, या B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो सकता है, और अगर उल्टा बोले तो I जो होगा वो R का उल्टा होगा, ऐसे। तो पहला बोलता है कि वोल्टेज के साथ प्रतिरोध घटता है, गलत बात है। या केवल स्थिर तापमान पर धात्विक चालकों के लिए मान्य है। देखो ये बात भी याद रखना, ये फॉर्मूला जो बना है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए बना, हर टेम्परेचर में ये अलग अलग काम करेगा।
इसलिए वहां पर ओम का नियम काम नहीं हो पाएगा जहां टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं। यहाँ वो एक निश्चित तापमान का जब बात करेगा तब हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसलिए याद रखना है स्थिर टेम्परेचर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर में ये फॉर्मूला काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत प्रतिरोध की अवधारणा के आधार पर चालक, प्रतिरोधक और विद्युत रोधी मुख्यतः किस प्रकार विभाजित किए जाते हैं? विद्युत प्रतिरोध की अवधारणा के आधार पर क्या क्या बोला गया? चालक, प्रतिरोधक और विद्युत रोधी मुख्यतः किस प्रकार विभाजित की जाती है? क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि सबसे पहले कंडक्टर के बारे में पूछा है, रेजिस्टेंस के बारे में बोला और विद्युत रोधी किस प्रकार विभाजित की जाती है। तो हम लोग कैसे बांटेंगे कि कौन सा सबसे अच्छा चालक है, कौन सबसे खराब चालक है और कौन एकदम प्रतिरोध डाल रहा है? तो हम लोग जानेंगे कि जो भी वायर अपने से अच्छे से आवेश को यानी चार्ज को पार होने देता है, इसका मतलब वो अच्छा चालक है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश का प्रवाह कितना सुगमता या कितनी कठिनाई से होता है, इसके आधार पर, यानी कौन अच्छा चालक है कौन खराब चालक है ये किससे डिसाइड होगा? उसके विद्युत आवेश को कौन अच्छे से सुगमता से पार होने देता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक घर में 220 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। यदि घर की अधिकतम विद्युत खपत 11 किलोवाट है तो फ्यूज की रेटिंग क्या होनी चाहिए? यानी हम पहले ये जानेंगे कि उसमें कितनी धाराएं प्रवाहित हो रही है। तो हम देख सकते हैं तीन चीज दिया, दो चीज दिया, V बराबर 220 वोल्ट और पावर दिया हुआ 1000 किलोवाट है, तो 1000 में 11000 लिख देते हैं, 11000 वाट। और हमसे आई पूछ रहे हैं तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि P बराबर VI, आई निकाल लेंगे क्या हो जाएगा P बटा V, सॉल्व कर लेंगे आराम से, 11000 बटा में हो जाएगा ये, यानी हम कह सकते हैं 85 आने वाला है। पचास एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 18, यदि धारा और प्रतिरोध दोनों को आधा कर दिया जाए तो शक्ति घटकर कितनी हो जाएगी? धारा मतलब I, प्रतिरोध मतलब R और शक्ति मतलब P। क्या इन तीनों से फॉर्मूला बनेगा? बिल्कुल बनेगा, P बराबर VI और हमको V नहीं चाहिए तो ओम का नियम से जो कि V बराबर IR होता है, इसको लिख सकते हैं I स्क्वायर R, क्योंकि 2I हो जाए तो हो जाएगा। अब बोलता है कि धारा और प्रतिरोध दोनों को आधा कर दो, तो अगर धारा को भी आधा कर दें और प्रतिरोध को भी आधा कर दें तो हम देख सकते हैं I स्क्वायर R और 2 दूनी 4 और 2 8, यानी P बटा 8 हो जाएगा। तो हम कह सकते हो प्रारंभ का 1 बटा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 8 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? सेम है, आराम से बन जाएगा, R दिया हुआ है 8, हीट यानी H बराबर 2000 में 200 जूल है और प्रतिरोध की सिरों के विभवांतर यानी भी पूछा जा रहा है, प्रति सेकंड है यानी टाइम भी दिया हुआ 1 सेकंड। तो हम लोग जानते हैं कि H बराबर I स्क्वायर RT होता है, बट हमको यहाँ पर I का कोई काम नहीं है तो I को हटा दे तो I बराबर होता है V बटा R, यानी हो जाएगा V स्क्वायर बटा R स्क्वायर इंटू R इंटू T, ये और ये कट गया तो नया फॉर्मूला बना H बराबर V स्क्वायर बटा R इंटू T। अब हमको H पता है, R पता है, T पता है, तो भी निकल जाएगा, आराम से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 सेम है, P का मान दिया हुआ 100 वाट, वोल्ट यानी 220 वोल्ट दिया वोल्टेज और I निकालने बोल रहा है तो P बराबर VI, सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारंपरिक विद्युत धारा की दिशा का सही वर्णन करता है? यानी हम लोग कैसे कह सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा किस साइड है? अगर हम एक सर्किट बनाते हैं, इसमें एक बैटरी लगाते हैं, ये जो बैटरी है हम लोग किस प्रकार कहेंगे विद्युत धारा की दिशा क्या है? तो ऑप्शन के अनुसार पहले देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया है। सेल का ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल तक, अच्छा धनात्मक ऋणात्मक बोला है तो हम लोग जानते हैं बैटरी का प्लस इधर माइनस से होता है और धारा माइनस से प्लस जाती है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ये पॉजिटिव से जाता है और ये घूमने के बाद इधर कहाँ आता है नेगेटिव में, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक, ये गलत बात है।
यच्छाग्रित मतलब रैंडमली आवेश एक समान रूप से प्रवाहित हुआ, कहीं भी, ये गलत है, एक ही दिशा चलता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के समान, ये भी गलत है। और सेल का पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। सी नंबर क्यों गलत है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस साइड सर्किट में करंट बहता है उसके अपोजिट साइड इलेक्ट्रॉन बहता है। तो अगर हम कहें कि विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा बोलेंगे माइनस से प्लस की ओर है। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में हो जाएगा। और ये विद्युत धारा के बारे में बोलेंगे। तो विद्युत धारा प्लस से माइनस और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस। क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यवस्थित विद्युत परिपथ आरेख में विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर को सामान्यतः किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो हम लोग एक सर्किट को पूरा ही कंप्लीट करके देख लेते हैं। ये एक प्रतिरोध है जो कि श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध को जोड़ा गया है। उसके बाद हम लोग इस प्रकार एक अमीटर, इस प्रकार एक बैटरी और इस प्रकार एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। अब जो लगाए हैं उसको ध्यान से समझना किस प्रकार सब कुछ लगता है, और एक स्विच भी लगा देता है। तो ये मेरा स्विच है, ये दोनों मेरा प्रतिरोध है, ये मेरा वोल्ट मीटर हो जाएगा और ये मेरा अमीटर। तो हम लोग अच्छे से याद रखेंगे कि वोल्ट मीटर को भी करके गोल करके ऐसे दिखाते हैं और अमीटर को भी गोल करके बीच में ए लिख के दिखाते हैं। लेकिन याद क्या रखना है कि जब भी वोल्ट मीटर लगेगा तो प्रतिरोध के पैरेलल लगेगा, जबकि अमीटर जो लगेगा वो सीरीज में, ये सीरीज में लगेगा यानी श्रेणी, और ये पैरेलल लगेगा यानी कि समांतर। तो कौन ऐसा ऑप्शन है जो समांतर कह रहा है? तो देख सकते हैं कि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ एक वृत्त जिसके भीतर भी है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और अमीटर बोलता तो हम लोग कह सकते थे कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ वृत्त जिसके अंदर ए लिखा हुआ। अगर हमको अमीटर का बात करता तो ये सही होता, लेकिन भी का वोल्टेज का बात किया है तो इसका यूज करेंगे। 23 में आर दिया है, भी दिया है और हमको पी पूछा जा रहा है। तो डैट पी बराबर भी आई, बट हमको आई नहीं आर चाहिए, तो हो जाएगा इस प्रकार फॉर्मूला बन जाएगा। 24, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है क्योंकि पहले, अभी तो हम लोग बल्ब सीएफएल देखते हैं, बट पहले क्या था कि पीले वाले बल्ब जो टंगस्टन उस पर लगा रहता था, बल्ब के अंदर ये जो तार जलता था ना, ये कहीं ना कहीं ये जो बल्ब रहता था उसमें ये टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन का काम क्या था कि वो बहुत ज्यादा उसमें प्रतिरोध रहता था और साथ ही साथ बहुत ज्यादा उसका उच्च गलनांक भी होता था कि वो जल्दी ना गले। अगर जल्दी गल जाएगा तब तो तुरंत गर्म होने पे गल जाएगा, यानी उसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट वो हाई होता था। और प्लस वो ज्यादा करंट को रोकेगा, यानी पर्दा माने कि उस पे प्रतिरोध ज्यादा रखेगा तभी वो चमकेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि उच्च प्रतिरोध भी होगा और उच्च गलनांक भी होगा। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक ही पदार्थ के दो तार ए और बी की लंबाई समान है। अच्छा, एक ही पदार्थ मतलब दो वायर है मेरे पास जो एक ही पदार्थ, यानी मान लेते हैं दोनों तांबा का तार है, एक ए और एक बी, दोनों की लंबाई सेम है, ये भी एल है और ये भी एल है। लेकिन तार ए अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल बी के अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल का दुगना है, यानी इसका जो एरिया है वो इसके एरिया का दुगना है। मतलब अगर हम बात करें इसका एरिया अगर ए है तो इसका एरिया हो जाएगा 2a। तो अनुपात पूछ रहा है कि बताओ आर ए और आर बी का। तो अगर हम आर ए निकालते हैं, आर ए बराबर हो जाएगा रो एल बाई ए, और अगर हम आर बी निकालते हैं तो हो जाएगा रो एल बाई ए। अब एक बात बताओ, इसका एरिया इसके एरिया का दुगना यहाँ 2 लिख दे, तो अगर हम रो काट दे, एल एल काट दे, ए काट दे, तो बचा क्या? ऊपर में बचा 1 और नीचे बचा 2, यानी आंसर हो जाएगा 1:2, यानी मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ज़्यादा कमेंट रहा तभी हम अगले वीडियो को बनाएंगे, इसका पार्ट 2 को। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।